रिच डैड पुअर डैड। तो चलिए अध्याय 2 की शुरुआत करते हैं। सबक 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपनी नई कैडिलक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर जा रहे थे। जिम्मी अपने साथ 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे ये कहा कि वो हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाकर नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। यह 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे की बाकी सभी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चे को पहली क्लास से 6ठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता, जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब ये था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। एक साझेदारी हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहाँ तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से उसी स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी, और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था, क्योंकि सभी बाकी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स और साइकिलें और हर चीज़ नहीं होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें ज़रूरत की सभी चीज़ें दे रखी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चों के काम करने के लिए ज़्यादा काम नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वह राजी हो गया, और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते रहते जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए, और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाज़ों पर दस्तक देते थे
और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी, एक भूरे कार्डबोर्ड के डब्बे में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थीं। हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब को देखते देखते वो ऊब गई थीं। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहती हूँ कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ करो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। माइक और मैं उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्दी हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब खत्म कर लें। माँ ने हमें 1 हफ्ते की मोहलत और दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहें और साथ में यह भी जोड़ दे, दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्चे पर आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर जगह बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कर्टन थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल दहकते कोयले के साथ अधिकतम गर्मी पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए क्योंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्चे पर अपना कब्जा कर लिया था, इसीलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वह पिघल कर द्रव के में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छेद वाले दूध के कर्टनों में डाल रहे थे। दूध के इन कर्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी तरह ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। दूध के कर्टन बाहरी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के ट्यूब के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों पार्टनर हैं, डैडी ने पूछा। और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा।
इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़ों से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब के बक्सों के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे, जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़ के उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धाराशाही हो गए थे। तो आपका मतलब है कि यह गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैर कानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा। परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज़्यादा रचनात्मकता और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिम्मी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं। हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने यह बात कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल क्यों नहीं पूछते? मेरे डैडी? हाँ, तुम्हारे डैडी, मेरे डैडी ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वो तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसे बनाने की कला जानते हैं, डैडी ने जवाब दिया। जिम्मी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं एक सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर देती है। इस समय शंकर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग है माइक।
ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाजा है कि कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की श्रृंखलाएं और 3 रेस्तराएं थीं। रेस्तराओं के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वह कितनी ही देर से घर लौटे, और उनसे पूछने वाला था कि क्या वो हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वो अपने डैडी से बात कर लेगा वो मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन कम था। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वो पहले से ही व्यस्त थे, उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहाँ इसीलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं संकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं, जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए थे, परंतु उसमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उसके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए, जहाँ से पोर्चे का रास्ता था, तो वे मुस्कुराए। मैं भी जवाब में शर्माकर मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयर हाउसों को संभालता है और महिलाएं रेस्तराओं की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा, जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है, वो तुम्हारे आने से पहले ही जा चुका है। ऐसा क्या हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वह मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि वे क्या हमें पैसा बनाना सिखाएंगे? माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका जवाब क्या दिया था? मैंने सावधानीपूर्वक उत्साह से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली।
मैं वहाँ कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफर देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्द ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्चे में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सी को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। क्या ये सही है, रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह मेरा ऑफ़र है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो, तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफ़र है। इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाले मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करके कहा। या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। 30 सेंट बाद शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है, जो अब बड़े हो गए थे तथा दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थीं और इसीलिए वे हमेशा काम में जुटी रहती थीं। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपर रेंट्स थे, जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7 से 11 कन्वीनियंस स्टोर्स के शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहाँ लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते थे। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी
और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाज़ों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुब्बारा भी आता था जो स्टोर में घुसकर डब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे का काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसीलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसीलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसीलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा था। मैंने लंच के समय माइक से कहा, स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसका मैं इंतज़ार कर सकूं। परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या वो मेरे उकता जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। उनको सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। सो गाइस, आगे की कहानी अगले भाग में। तब तक आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। धन्यवाद।